हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल कॉन्सेप्ट, जिसका उद्देश्य है सरल भाषा में सभी बच्चों तक सटीक ज्ञान पहुंचाना। आज की क्लास में हम सीटेट हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसके साथ ही अवधारणाओं को भी समझेंगे। आज की क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होने वाली है। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरे के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। क्या है? थोड़ी सी भिन्न है यानी अलग है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? आप इसे किस रूप में जानेंगे? क्या ये मलयालम के दो प्रकार के रूप में जाना जाएगा, या मलयालम की क्षेत्रीय बोली, या मलयालम की सामाजिक बोली, या ये दो विभिन्न भाषाएं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, मलयालम की सामाजिक बोली। अब ये सामाजिक बोली कैसे हुई, हम इसको समझते हैं। क्योंकि इसमें बोला गया है कि एक ही जगह पे यानी कि कोझिकोडी जो है जगह, वहां पे एक विशेष समुदाय है और एक दूसरा समुदाय है, एक ही स्थान पे है, लेकिन उनकी बोली में थोड़ा सा अंतर है। तो ये किस वजह से होता है? दोनों समूहों के स्थान में रहते हैं, लेकिन एक विशेष समुदाय की मलयालम दूसरे से थोड़ी सी क्या है, भिन्न है। तो ये क्या है? सामाजिक बोली का उदाहरण है। ठीक है। अब मलयालम के दो प्रकार, तो दो प्रकार है, ऐसा कोई भाषा विज्ञान में ऐसा कोई टर्म ही नहीं है इसके बारे में। मलयालम की जो क्षेत्रीय बोली होती है, दो अलग अलग क्षेत्र के लोग होते हैं या समुदाय होते हैं, इनके बीच में जो अंतर होता है बोली का, इसे बोला जाता है क्षेत्रीय बोली। हमें पता चल रहा है कि दोनों क्या अलग अलग, थोड़ी सी अलग अलग बोली है, तो ये तो दो भाषाएं तो नहीं होगी, इसलिए ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन 3। प्रश्न 2 है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है, यानी कि उनका अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस विधि को, गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए, जैसे कि परिवार, संबंध और भावनाएं। क्या ये थीम आधारित शब्दावली है, या शब्द समूह है, या समूह शब्दावली है, या शब्द जाल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, थीम आधारित शब्दावली है। क्योंकि देखो, इसमें परिवार, संबंध और जो भावनाएं हैं, क्या ये एक थीम है। इस गतिविधि में शिक्षक ने बच्चों को 3 मुख्य बिंदु दिए हैं, परिवार, संबंध और भावना। ये तीनों ही अपने आप में अलग अलग बड़े थीम या विषय है ना। जब बच्चे इनके आधार पर शब्द खोजेंगे तो वे एक निश्चित दायरे के अंदर रहकर ही सोचेंगे। परिवार में बच्चे क्या सोचेंगे? घर सोचेंगे, आसपास की जगह सोचेंगे, है ना। ऐसे भावनाएं में सुख दुख ऐसी चीजें आएंगी, यानी कि क्या एक थीम पर आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला। प्रश्न 3 है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंत्यक्रिया के लिए करते हैं? क्या ये संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता है, जिसे बोलते हैं काल्प? क्या ये बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल है, जिसे विक बोला जाता है? या संप्रेषणात्मक भाषा कौशल है, या अंतरवैयक्तिक भाषा निपुणता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकंड, बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल। अब ये होता क्या है? जो विक्स होता है, इसका प्रयोग हम सामाजिक परिस्थितियों में दिन प्रतिदिन की आमने सामने की अनौपचारिक बातचीत के लिए करते हैं, जैसे कि अपने दोस्त से बात करना, परिवार से बातचीत करना। किसमें आता है? इसमें आता है। ठीक है। यानी कि हम इसमें क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन की आमने सामने की जो बातचीत होती है, हम इसमें करते हैं। अब ये जो काल्प है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काल्प का उपयोग विद्यालय, औपचारिक और अकादमिक स्तर पर किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च स्तरीय सोच, जटिल विषयों को समझने और अमूर्त विचारों के विश्लेषण के लिए होता है, न कि रोजमर्रा के आमने सामने की बातचीत के लिए। यानी कि इसका हम क्यों करते हैं प्रयोग? उच्च स्तरीय सोच के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, आमने सामने की बातचीत के लिए हम इसका यूज नहीं करते। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, जिसे विक्स कहते हैं। प्रश्न 4 है, माध्यमिक स्तर पर
अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचार पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करना चाहती है? क्या वे समालोचनात्मक साक्षरता कौशल का विकास करना चाहती है, या समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र का, या समालोचनात्मक भाषा विकास का, या उच्च स्तरीय भाषा कौशल का? किसका विकास करना चाहती है? इसका सही आंसर ऑप्शन पहला, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल होता क्या है? इसका तात्पर्य पाठ के गहरे सामाजिक संदेशों, सत्ता के ढांचे, असमानताओं, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों का विश्लेषण व आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसमें हम क्या करते हैं? विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। इसमें अध्यापिका क्या कर रही है? अध्यापिका बच्चों में कहानी के अर्थ और विचारों पर चर्चा के माध्यम से समालोचनात्मक कौशल का विकास कर रही है, ठीक है। ये सब तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो समालोचनात्मक शिक्षा शास्त्र है वो किससे? शिक्षक से संबंधित है। किससे? अध्यापिका से संबंधित है, इसलिए ये तो नहीं होगा। समालोचनात्मक भाषा विकास। भाषा विकास आमतौर पर शब्दावली, व्याकरण, भाषा के प्रवाह व शुद्ध प्रयोगों से संबंधित होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। उच्च स्तरीय भाषा कौशल, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन पहला, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। प्रश्न 5वां है, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? यानी कि हमसे पूछा ये जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है वो क्या होता है? क्या ये इसका अर्थ होता है ये जानना कि व्याकरणिक तत्वों को कैसे किया जाए, या व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, या व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, भाषा और संस्कृति को जानना? आपको कौन सा इसमें से सही लग रहा है? जो प्रक्रियात्मक ज्ञान होता है इसका अर्थ होता है किसी कार्य को क्रम से करने का ज्ञान। क्या होता है? किसी कार्य को क्रम से करने का ज्ञान होना। किसी कार्य को क्रम से करने का ज्ञान होना। या किसी कार्य को कैसे किया जाता है, प्रक्रियात्मक ज्ञान का अर्थ होता है, ठीक है। आप बताइए मुझे, आपको कौन सा इसमें से सही लग रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, यह जानना कि व्याकरणिक तत्वों को कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है उसमें हम पता करते हैं किसी कार्य को हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा भी हम देखते हैं और ऑप्शंस को, जैसे कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, ये गलत होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि इसमें हम नियमों को क्या करते हैं? रटते हैं व्याकरणिक तत्वों के ज्ञान में। लेकिन हम इसमें क्या कर रहे हैं? इसके बारे में हम पता कर रहे हैं कि व्याकरणिक तत्वों को कैसे किया जाता है, इसका वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। प्रश्न 6 है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में यानी कि पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जो जोड़ी है पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उसी वाक्य को लिखती है। एक पढ़ रही है और दूसरी क्या कर रही है? उसको लिख रही है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य को पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी में अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? क्या ये पारस्परिक लेखन है, या पारस्परिक श्रवण है, या वाक्य श्रुत लेख है, या पारस्परिक श्रुत लेख है? जो पारस्परिक लेखन होता है इसमें जब दो लोग मिलकर कोई नई रचना लिखते हैं तो इसे पारस्परिक लेखन कहते हैं। क्या आपको ये सही लग रहा है? या पारस्परिक श्रवण, यह केवल सुनने की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है, जिसमें हम क्या करते हैं? एक दूसरे की बोली को सुनते हैं, भाषा को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं बस। वाक्य श्रुत लेख, इसमें शिक्षक पूरी कक्षा में वाक्यों को बोलकर लिखवाता है। चौथा है पारस्परिक श्रुत लेख, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। जो पारस्परिक श्रुत लेख होता है इस गतिविधि में दोनों जोड़ी
बराबर बराबर से एक दूसरे के वाक्य को बोलकर लिखता है ना। इसमें टीचर जो है, शिक्षिका, वो भी तो यही काम करवा रही है ना। अलग अलग पेयर में बांट रखा है और उन्हें क्या बोल रहे हैं कि एक वाक्य बोलेगी और दूसरा उसको लिखेगी। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। छठे का आंसर है चौथा। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। संकेत भाषा के बारे में आपको कौन सा सही नहीं लग रहा है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, या संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, या संकेत भाषा में व्याकरण होती है। आपको बताना है इसमें कौन सा सही नहीं है संकेत भाषा के बारे में। आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए। अब देखो, इसमें लिखा है संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें बोला है संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है, ये भी बिल्कुल सही है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि संकेत भाषा की अपनी समृद्ध व्याकरण होती है। यानी कि संकेत भाषा की अपनी पूरी समृद्ध व्याकरण होती है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, इसलिए ये वाला क्या है, गलत है। संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन तीसरा, संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। प्रश्न 8 है, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए त्रिभाषा सूत्र क्या होता है। ये भारत में स्कूली शिक्षा के लिए एक भाषाई नीति है। इसका उद्देश्य क्या है, देश में बहुभाषिता को बढ़ावा देना, क्योंकि जो हमारा देश भारत में, उसमें अलग अलग भाषा या बोली बोलने वाले लोग हैं, है ना। ऐसे ही हमारी क्लासरूम जो होती है, कक्षा का वातावरण होता है। इसलिए क्या करना है, बहुभाषिता को बढ़ावा देना है और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना है। इस नीति के तहत हर छात्र को स्कूल में 3 भाषाएं सीखनी होती है। जो त्रिभाषा सूत्र है, उसके तहत बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शुरू होनी चाहिए। ठीक है, तो आप बताएं मुझे, आपको कौन सा लग रहा है सही, मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर अंग्रेजी, हिंदी, घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, या मातृभाषा, घर की भाषा, हिंदी भाषा प्रथम भाषा के रूप में, या मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, जिसमें बोला है मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। क्योंकि जो हमारी मातृभाषा है, या हमारी क्षेत्रीय भाषा है, या हमारी घर की भाषा है, वो किस में आएगी, हमारे प्रथम भाषा के रूप में आएगी। और इसको क्या करना है, सम्मान करना है, प्रथम भाषा। द्वितीय भाषा होगा उसमें, जैसे कि हिंदी भाषी राज्य है, वहां पे अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषा बोलने की अनुमति होगी। और जो गैर हिंदी भाषी राज्य है, वहां पे हिंदी या अंग्रेजी कोई एक भाषा चूज कर सकते हैं। जो तृतीय भाषा है, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी जो दूसरी भाषा के रूप में न पढ़ी गई हो। ठीक है, ये इसका पूरा एक फॉर्मेट है, आप अच्छे से इसको समझ लेना। प्रश्न 9वां है, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किसके लिए होता है। ऑप्शन पहला है, उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, या उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है, या उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। इसका कौन सा आंसर सही लग रहा है। ये जो पहला और दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया है, केवल शिक्षार्थियों के जो कुछ आयामों या अध्यापकों की भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों तक ही सीमित है ना। इसलिए ये दोनों क्या होगा, गलत होगा। क्या हम उपचारात्मक शिक्षण बस इसलिए करते हैं ताकि हम शिक्षार्थियों के कुछ आयाम या अध्यापक की जो भाषा सिखाने वाले जो शिक्षण है उसमें सुधार करने के लिए करते हैं, नहीं। इसलिए ये दोनों क्या होगा, गलत होगा। तीसरा बोला है कि उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्होंने अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है उसका मुख्य उद्देश्य केवल छात्रों की कमियों को दूर करना नहीं है, बल्कि शिक्षक को भी यह समझने में मदद करना है कि उनकी शिक्षण पद्धति में कहाँ कमी रह गई है, ताकि वे अपनी रणनीति में सुधार कर सके।
ये दोनों के लिए सुधारात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न 10वां है, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी कि ZPD का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे, इस विधि को क्या कहा जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि या पारस्परिक शिक्षण, संरचनात्मक उपागम या मॉडल पठन। जो व्याकरण अनुवाद विधि है, ये एक पारंपरिक शिक्षक केंद्रित विधि है। इसमें नियमों को रखने और अनुवाद पर जोर दिया जाता है ना। लेकिन क्या बोला, ZPD बोला है, इसलिए ये तो इसका सही आंसर नहीं होगा। दूसरा है पारस्परिक शिक्षण, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि यह एक संवाद आधारित विधि है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर कार्य करते हैं। ZPD और मचान के सिद्धांत पर आधारित है। यह विशेष रूप से वाइगोस्की के ZPD और मचान के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा पठन बोध में सुधार किया जाता है। इसलिए ये क्या है, इसका बिल्कुल सही आंसर है, जिसमें शिक्षक क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है और बच्चे सीख रहे हैं। अब ये जो संरचनात्मक उपागम है, ये क्या होता है, ये भाषा के ढांचे और पैटर्न के अभ्यास पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब मॉडल जो पठन होता है, इसमें शिक्षक आदर्श के रूप में पाठ पढ़ता है, यानी कि वो पाठ को क्या करता है, पढ़ता है और छात्र बस सुनते हैं। इसमें सहयोगात्मक अधिगम समूह नहीं बनता है, इसमें क्या करते हैं, कोई समूह नहीं बनता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा। प्रश्न 11 है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में ये कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? क्या इसे परभाषा व्यवहार कहेंगे, या इसे बहुभाषित नीति कहेंगे, या बहुभाषा शिक्षण कहेंगे, या भाषा अर्जन कहेंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, परभाषा व्यवहार। ये होता क्या है, ये एक ऐसी रणनीति है जहां छात्र को अपनी पूरी भाषाई क्षमता यानी जो भाषाएं वह जानता है का उपयोग करके अवधारणाओं को समझने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी जाती है। जैसे कि अंग्रेजी में सुनी कहानी को अपनी ज्ञात भाषा में सुनाना, है ना। इसमें टीचर ने बोला है ना कि तुम्हें एक मैं कहानी सुनाती हूँ इंग्लिश में, जिसे तुम्हें जो भाषा आती है उसमें तुम्हें सुनाना है। यानी वो क्या कर रही है, परभाषा व्यवहार अपना रही है। अब ये जो बहुभाषित नीति है या बहुभाषावाद है, इसमें यह एक कक्षा की स्थिति या समाज की विशेषता है जहाँ कई भाषाएं मौजूद होती है, लेकिन ये विशेष रूप से इस लचीली शिक्षण युक्ति का नाम नहीं है ना। ये जो हमने अभी शिक्षण नीति देखा, क्या इसका ये नाम है? नहीं है। तीसरा है बहुभाषा शिक्षण, ये कई भाषाएं सिखाने की पद्धति को दर्शाता है, न कि एक भाषा से दूसरी भाषा में स्वतंत्र अभिव्यक्ति को। अब भाषा अर्जन आपको पता ही है, जो हम स्वाभाविक रूप से सीखते हैं वो भाषा अर्जन होता है, और ये कोई शिक्षण शास्त्रीय युक्ति नहीं है। प्रश्न है 12वां, एक शिक्षक किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? जो एक शिक्षार्थी है वो किसी विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है, समाचार पत्र पढ़ रही है, तो आप इस पढ़ने को क्या बोलेंगे? क्या इसे समालोचनात्मक चिंतन कहेंगे, सरसरी तौर पर पढ़ना, या बारीकी से पठन, या अध्ययन कौशल बोलेंगे? समालोचनात्मक चिंतन तो नहीं होगा, क्योंकि यह पाठ के गहरे अर्थ, तर्कों और लेखक के दृष्टिकोण का मूल्यांकन करने से संबंधित है, केवल जानकारी खोजने से नहीं। इसमें केवल बच्चा क्या कर रहा है, जानकारी को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, जबकि इसका किससे अर्थ है, पाठ के गहन तर्कों को समझने से इसका संबंध है। इसलिए ये तो नहीं होगा। सरसरी तौर पर पढ़ना, सरसरी तौर पर पढ़ना, है ना। इसका उपयोग पाठ का मुख्य सारांश या विचार जानने के लिए किया जाता है। कब करते हैं हम इसका उपयोग? सारांश या विचार जानने के लिए, सारांश या विचार जानने के लिए। ठीक है, विचार जानने के लिए किया जाता है, न कि किसी एक विशिष्ट जानकारी को ढूंढने के लिए। इसमें बस हम जानकारी ढूंढ रहे, इसलिए ये भी इसका नहीं होगा। बारीकी से पठन,
ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। जब पाठक किसी पाठ्य सामग्री को किसी विशिष्ट या विशेष जानकारी जैसे कोई नाम, तारीख या खास तथ्य ढूंढने के लिए तेजी से पढ़ता है तो उसे बारीकी से पठन कहते हैं। समाचार पत्र में कोई विशिष्ट समाचार ढूंढना सटीक उदाहरण है इसका, है ना। ये क्या होगा, बिल्कुल सही होगा ये बारीकी से पठन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी विशेष चीज की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम समाचार या किसी भी चीज को पढ़ते हैं, वो बारीकी से पठन कहलाता है। प्रश्न 13 है, अंतर्भाषित पहचान क्या है? क्या ये शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होता है, ये है, या फिर शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होता है, या शिक्षार्थी का यह निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है, या फिर शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम योग्यताओं का आधार है। इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? सबसे पहले जो अंतर्भाषित पहचान है वो होती क्या है? ये एक ऐसी अस्थायी भाषा प्रणाली है जिसमें शिक्षार्थी नई भाषा सीखते समय अपने दिमाग में विकसित करता है। क्या करता है, नई भाषा वो सीख रहा है, यानी नई भाषा कौन सी होगी, लक्ष्य भाषा, जिसमें हम एक भाषा से दूसरी भाषा सीखते हैं, तो कौन सी भाषा होती है, लक्ष्य भाषा। यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, नई भाषा सीख रहे हैं, नई भाषा वो लक्ष्य भाषा है। यह एक ऐसी अस्थायी भाषाई प्रणाली है जिसे शिक्षार्थी नई भाषा सीखते समय अपने दिमाग में विकसित करता है। यह शिक्षार्थी की मातृभाषा और लक्ष्य भाषा के बीच का एक चरण होता है। क्या होता है ये, शिक्षार्थी की मातृभाषा यानी जो उसकी सहजात भाषा है, पहले से जो उसकी भाषा थी, और लक्ष्य भाषा के बीच का एक चरण है। इसलिए इसमें शिक्षार्थी के भाषाई निर्णय और नियम दोनों भाषाओं से मेल खाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन पहला। इसमें क्या बोला, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा यानी कि जो उसकी मातृभाषा है और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, मेल खाते हैं। प्रश्न 14 है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जलाधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। कहाँ जा रही है वो, पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, क्योंकि उसकी वो मातृभाषा इसलिए वो पंजाबी जानती है, और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, या फिर तमिल भाषा अर्जन और अंग्रेजी तथा पंजाबी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, या फिर सभी तीन भाषाएं पंजाबी, तमिल व अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, या अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन पहला बिल्कुल सही है, क्योंकि पंजाबी जो थी उसकी क्या थी, मातृभाषा थी। पंजाबी उसकी क्या थी, मातृभाषा। और जो तमिल भाषा थी, उस तमिल भाषा भी उसने कैसे सीखी, अपनी पड़ोसियों की मदद से, यानी ये भी किस में आएगी, मातृभाषा में ही आएगी। लेकिन जो अंग्रेजी भाषा है उसने वो कहाँ पे सीखा है, विद्यालय में। इसलिए ये कौन सी भाषा हो गई, द्वितीय भाषा, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं, अधिगम बोल सकते हैं, अधिगम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन पहला, जिसमें पंजाबी और तमिल जो है उसकी वो अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आई। प्रश्न 15वां है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? सराहना बोध के लिए पठन, या फिर बहिर्दर्शन के लिए पठन, या व्याकरण के लिए पठन, या आनंद के लिए पठन? आप जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, आपको कौन सा सही लग रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन तीसरा, व्याकरण अधिगम के लिए पठन। ये इसका क्या है, उद्देश्य नहीं है। विस्तृत जो पठन होता है इसमें हम सराहना बोध के लिए पढ़ते हैं, है ना, बहिर्वेशन के लिए पढ़ते हैं, या फिर आनंद के लिए पढ़ते हैं। सरसरी तौर पे हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन हम व्याकरण के लिए इसका पठन नहीं करते, या इसको हम व्याकरण के लिए नहीं पढ़ते। इसलिए इसका ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही है।
मुझे उम्मीद है आपको ये सारा समझ आया होगा। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए हमारी प्रैक्टिस क्लास से जुड़े रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।